आप सबको नमस्ते। बहुत से लोग ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहते हैं जो किसान नहीं हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती का चलन बढ़ रहा है। ऐसे में कई लोग जिनका पहले खेती से कोई वास्ता नहीं, वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं लेकिन पूरी जानकारी नहीं होती। इसीलिए कई लोग हमसे पूछते भी हैं। ये फिल्म आज उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि हम आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला टीचर से जिसने जीरो से ऑर्गेनिक खेती शुरू की। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का 5 एकड़ का खेत है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अभी सब्जियां उगा रही हैं, दूसरी फसलें ले रही हैं और खुद ही मार्केटिंग करती हैं, यानी कि डायरेक्ट सप्लाई करती हैं। यहीं उन्होंने स्टोरेज हाउस बनाया हुआ है, यहीं पैदा करती हैं और जो खेत में नहीं होता तो दूसरे किसानों से भी मंगवाती हैं और डायरेक्ट डिलीवरी करती हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है ये मॉडल, और ये आपको पूरा जरूर देखना चाहिए और उन किसानों को भी देखना चाहिए जो ऑलरेडी खेती कर रहे हैं या ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उन्हें भी मार्केटिंग के बारे में पता चलेगा कि ऑर्गेनिक खेती में सही मार्केटिंग कैसे की जा सकती है। तो चलिए मिलते हैं सुप्रिया दलाल जी से। सुप्रिया जी नमस्कार। नमस्कार। सुप्रिया जी, जैसा मैंने अभी एंकरिंग में कहा कि आप उन किसानों के लिए या उन न्यूकमर के लिए रोल मॉडल हैं जो ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहते हैं। आपने करीब 2 साल पहले ऑर्गेनिक खेती शुरू की। आप सरकारी स्कूल में टीचर हैं, तो शुरू से बताएं कि आपने जब शुरुआत की तो क्या क्या आपको करना पड़ा और ज़मीन आपने कैसे ली और अब कितनी इन्वेस्टमेंट हुई। तो हम एक एक करके सवाल पूछेंगे। सबसे पहले आपने शुरुआत कैसे की, ये बताइए दर्शकों को। तो मैंने 1 एकड़ से स्टार्ट किया और शुरू में मैंने 1-2 दिन की वर्कशॉप अटेंड की, जिससे मुझे एक पॉइंट बस मिला कि हाँ, मुझे पहले हरी खाद लगानी चाहिए, क्योंकि फर्टिलिटी काफ़ी ख़राब हो चुकी है ज़मीन की। यूरिया नहीं डालेंगे तो इस पर ऐसा कुछ होगा नहीं बढ़िया। तो एक सीज़न के लिए मैंने उसको खाली छोड़ा, हरी खाद लगाई और सर्दी की फसल मैंने उस समय ली थी। और अगस्त ऑनवर्ड्स जो भी क्रॉप्स का टाइम आता चला गया, जैसे मेरे को पता चला, मैंने ऑनलाइन ही ज़्यादा स्टडी किया था उस टाइम पे, क्योंकि बाहर कोई वर्कशॉप अटेंड करने जाने का भी उतना समय नहीं था और मुझे ज़रूरत भी नहीं लग रही थी कि घर के लिए तो लगाना है तो लगा ही लेंगे कुछ सब्जियाँ। तो जैसे जैसे सीज़न पता चलता गया कि अच्छा अगस्त में ये फसल लग सकती है, सितंबर में ये लग सकती है, अक्टूबर में अक्टूबर में दिवाली के आसपास आलू लगता है, फिर लहसुन लगता है, तो मैंने वो सब लगाया, सीखने के पर्पज़ से लगाया। और दूसरा, मेरे घर में एक चीज़ अवेलेबल रहेगी मेरे घर में, मेरे खेत की उगाई भी, उस पर्पज़ से मैंने लगाया था। तो लास्ट ईयर भी मैंने 17 तरह की चीज़ें उसमें ट्राई की थी, जो मुझे पता चलता गया। और जहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ से बीज अच्छा मिल जाएगा तो वो भी मैंने लिया। तो वो कैसी हुई सब्जियां आपकी? वो सब्जियां भी बढ़िया हुई थी, मैक्सिमम चीज़ें अच्छी हुई थी। मतलब आपने 1 एकड़ ज़मीन लीज पे पहले ली। लीज का कितना किराया रेट है? रेट 20,000 रुपये पर एकड़ है, लेकिन ये क्योंकि इसमें पानी वगैरह की कोई सुविधा नहीं थी, वो हमने अलग से खुद इन्वेस्ट किया। यानी कि पहले आपने लीज 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लीज पे लिया। पानी के लिए आपने बाहर से ट्यूबवेल से कनेक्शन लिया, वो हमने सारा खर्च वो आपने इन्वेस्ट किया। हाँ। तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका पानी का, क्योंकि पानी सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल। उसके बाद 1 एकड़ में जो सब्जियां लगाई, और वो जो सब्जियां पूरी जब आपने कुछ सेल भी की कुछ घर पे, तो उसमें कितना रहा खर्च? और अगर आप इनकम का बात करें तो लास्ट ईयर क्योंकि मैं लेबर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थी, 1 ही एकड़ था, जितना होता था मुझे मैं खुद ही मैनेज कर लेती थी, बीच बीच में डेली वेजेस पे बुला भी लेती थी। तो मेरा पूरा साल का जो मैंने खर्च देखा, बीज का भी खर्चा, सीडलिंग्स भी, जैसे पिछली बार मैं प्याज की प्योत में खुद नहीं बना पाई थी, मैंने खरीदी थी, अब की बार मैंने खुद बनाई है। तो वो सारा बीज हो गया, ज़मीन हो गया, पानी पे जो खर्च हुआ था वो हो गया, लेबर कॉस्ट जो मिनिमल रही वो हो गया। उसके अलावा पैकेजिंग डिलीवरी का कोई खर्च था नहीं, वो घर से लेके आ जाते थे लोग सभी। तो ये जो खर्च थे ये सब मिला के लगभग 1.25 लाख के आसपास खर्च हुआ था मेरा पूरा साल में। और लगभग इतना ही जो है वो मेरा मुझे मिल भी गया था, क्योंकि जो सब्ज़ी लेने आते थे वो लोग फ्रेंड्स जो थे वो पे भी करते थे उन सब्जियों का। और मैंने अपनी जो मेरी मेहनत थी और जो मेरी गाड़ी का पेट्रोल था वो मैंने कहीं इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मेरी लर्निंग वाली बात है, वो मेरी एक तरीके से एक लैब थी, वहाँ मुझे रोज़ काम करना था, तो बिना किए मैं सीख नहीं पाती, तो उसको मैं कॉस्टिंग में नहीं ऐड करती। तो जैसे सुप्रिया जी ने बताया कि शुरू में 1 एकड़ ज़मीन लीज पर ली थी, उसमें पानी की व्यवस्था करने पर और सारी चीज़ें करने पर 1 से 1.25 लाख रुपया खर्च हुआ और उतनी ही आमदनी, यानी कि जो लर्निंग पीरियड था 1 साल का, उसमें इनकी आमदनी और खर्च बराबर रहा। इसके बाद अब इन्होंने 5 एकड़ में एक्सपेंड कर दिया है उसी चीज़ को। अब ये 5 एकड़ में फसलें उगा रही हैं। यहाँ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इसमें मेहनत कितनी है खर्च के साथ साथ। तो सुप्रिया जी से ही पूछते हैं कि 5 एकड़ में एक्सपेंड करने के बाद कितना बदलाव हुआ है। तो सुप्रिया जी, 5 एकड़ में आपने एक्सपेंड कर दिया है, तो अब लेबर कितना बढ़ गया और बाकी खर्च, क्योंकि ट्रैक्टर से जुताई भी करवानी है, बिजाई भी करवानी है, और आप में इसमें इनपुट डालते हैं, जैसे देसी खाद भी डालते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत। तो पहले तो ये बताइए कि क्या क्या डालते हैं ऑर्गेनिक के लिए, क्या डालते हैं, फिर खर्च की बात करेंगे। मैं बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रही हूँ, मैं प्राकृतिक खेती कर रही हूँ, और इसमें 100% इनपुट जो है वो मेरे फार्म पर ही मैं बनाती हूँ। जैसे जीवामृत मैं रेगुलर बनाती हूँ, उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड्स जो नेचुरल बनाते हैं हम लोग, खटास्त्र बनता है, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं हम लोग, दशपर्णी अर्क बनाते हैं, उसके अलावा नीमास्त्र मेन, क्योंकि मेरे यहाँ नीम बहुत हैं, तो नीम की दवाई हम रेगुलर, मेरे पास एडवांस में बनी रहती ही है वो। और तो इस तरीके की ये सब दवाइयाँ हो गई। और खाद भी है, मैं क्योंकि मेरे पास गायें अभी नहीं है तो हम गौशाला से मंगा लेते हैं, मंगा के डाल देते हैं एक जगह,
और वो ग्रेजुअली जो है, जैसे अभी अब जो खाद मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी पिछले साल जो मैंने मंगाई थी खाद, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो आपने बताया कि गोबर जीवामृत घन जीवामृत डालते हैं, तो इससे क्या रिप्लेस कर देती हैं केमिकल फार्मिंग को पूरी हाँ। तरह से? इनपुट आपका जो डाल रही हैं, तो फसलें जैसे देख रहे हैं कि अच्छी हैं, तो आपका क्या अनुभव है कि ये सब जैविक तरीके से संभव हो पा रहा है? जी हाँ, जैसे मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरा साल कंप्लीट होगा अप्रैल में, तो उस हिसाब से अच्छा ही हो रहा है सब। दूसरा, मैंने केमिकल वाली खेती नहीं की हुई है कभी भी, तो वो प्लस पॉइंट भी है मेरे लिए, मेरे मन में ना वो कंपैरिजन नहीं आता। और दूसरा, लेकिन मैं काफ़ी ऐसे लोगों से कनेक्टेड हूँ जो बिल्कुल इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस मेरे लिए एक हेल्प की तरह होते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल मैं जीवामृत में मेरी कोशिश रहती है ड्रेंचिंग जो मैं करती हूँ, पानी के साथ जो मैं चलाती हूँ, मैं 15 दिन में एक बारी ज़रूर उसको चलाऊँ मैं खेत में, हर एक खेत में। और उसके अलावा स्प्रेइंग का जो है वो अल्टरनेट डेज का शेड्यूल होना चाहिए जब आप स्टार्टिंग पे करते हो तो। जीवामृत या बाकी चीज़ों की? जीवामृत और जो नेचुरल पेस्टिसाइड जो आप बनाते हैं। बट जो किसान बहुत सालों से कर रहे हैं, अच्छा उनसे कोलैबोरेशन है मेरा, तो उनसे बातचीत होती रहती है। तो उनका ये कहना है कि जब जैसे जैसे आपका ये टाइम बढ़ेगा ना ये वाली खेती करने का, तो आपको इतना फ्रीक्वेंटली स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, ज़मीन में ताकत आएगी, मिट्टी अच्छी हो जाएगी, और जो कीड़ों से लड़ने की जो ताकत है पौधों की वो उनमें बेटर होगी, हर सीज़न में आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो आप अगर हफ्ते में एक बार भी स्प्रे करोगे आने वाले टाइम में, तो भी आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। तो उसी उम्मीद पे मैं काम कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी भी जो जैविक तरीके से चीज़ें डालती हैं, जीवामृत घन जीवामृत या जो नेचुरल पेस्टिसाइड भी यूज़ कर, उससे आपका खाद की पूर्ति होती है और पेस्टिसाइड पेस्ट भी कंट्रोल हो जाते हैं। क्योंकि हाँ। हम देखते हैं कि सब्जियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, पेस्ट की कहें, बीमारियों की कहें, तो आप क्योंकि तकरीबन आपने सब्जियां लगाई हुई हैं अभी, तो आपका ये सब कंट्रोल हो जा रहा है इससे? हाँ, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा इशू रहता है, वो भी ना दवाइयों की कमी नहीं है, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो और इतना मल्टीटास्किंग जॉब है ना, क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं, अकाउंट्स का भी सारा मुझे देखना पड़ता है, सामान भी प्रोक्योर करना होता है अलग जगह से, कस्टमर को भी दे रहे हैं, और ये काम अकेले आदमी का है नहीं। जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं ये बात मैं मिस हो गई मेरे से पहले, ये ज़रूर है कि अगर 2-3 लोगों की टीम बन जाती है तो आप बहुत ईजिली इस काम को कर पाओगे, वरना बहुत चैलेंजिंग है। जैसे मैं तो मैनेज कर रही हूँ अकेले, तीनों ही चीज़ें मैं कर रही हूँ, तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें हम उतने रिलीजियसली फॉलो नहीं कर पाते, शेड्यूल जो स्प्रेइंग का है। दूसरा, जैसे अब कुछ चीज़ें इसमें ना जो भी अगर हम प्राकृतिक तरीके से करते हैं तो मुश्किल तरीके नहीं अपनाने हैं हमें। जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जब मैंने शुरू किया कि 200 लीटर के ड्रम में जीवामृत बनता है, उसको आप जहाँ से आपका मेन पानी जा रहा है वहाँ पर आप रखो, वहाँ से वो जाता रहेगा। अब मैंने बहुत ईजी वे आउट उसका निकाला है, बिल्कुल मेरी कोई लेबर कॉस्ट नहीं आ रही है उसमें, बस आसानी से जो है हम बहुत बड़े टैंक में बना रहे हैं, मोटर को कनेक्ट करते हैं और वहाँ से एक पाइप डाल देते हैं बस, जहाँ से मेन पानी जाता है, और वो अपने आप चलता रहता है। वरना ड्रम को उठा के इधर रखो उधर रखो, पानी डालो, तो बहुत मतलब वो कम्बरसम जॉब हो जाता है। ऐसे ही जैसे अब स्प्रे वाला जो काम है अभी मेरे यहाँ मैनुअली छोटी छोटी मशीनों से हम कर रहे हैं, उस पर भी मैं थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ, भी काफ़ी लोगों से बातचीत चल रही है, तो कैसे आसानी से कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि ईजिली मैं स्प्रे कर पाऊँ, मेरी लेबर कॉस्ट उसमें ज़्यादा ना आए और कम टाइम में काम हो। जैसे अभी स्प्रेइंग में आधे एकड़ में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं स्प्रे करने के अंदर, और ये 5 एकड़ है, तो सोचो आपकी हर दिन के कितने घंटे हो जाते हैं, तो आपको 2 आदमी तो स्प्रेइंग के लिए ही चाहिए, कितनी लेबर कॉस्ट ऐड ऑन हो जाएगी। तो इसीलिए वो हमें चीज़ें ना आसान करनी है। कई लोग समझते हैं कि जी पार्ट टाइम कर लेंगे हम ऑर्गेनिक खेती, मेरा और भी कुछ काम है और मेरा शौक है तो मैं ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहता हूँ, ऐसे भी बहुत से लोग हैं। तो वो आप कितने आपकी यहाँ प्रेजेंस ज़रूरी होती है जो आप शुरू करना चाहते हैं, और लेबर कॉस्ट की ज़रा बताएं कि 5 एकड़ में फ़िलहाल कितना है? जी, इसमें देखो आइडियली तो आपको रहना पड़ेगा, वो तो आप खुद ही देखो ना, कुछ भी आप अगर काम कर रहे हो, अगर आप वहाँ पर प्रेजेंट हो पूरा टाइम के लिए, तो उस चीज़ का आउटपुट ही कुछ और होगा। और लेकिन इसमें हम ये कर सकते हैं, जैसे मैं सब्जियों की खेती कर रही हूँ, सब्जियों में तो बिल्कुल 100% आपको अटेंडेंस चाहिए यहाँ पे। दूसरा, अगर आपकी लैंड थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो मल्टी क्रॉपिंग आप करोगे उसके अंदर, तो लेबर पे नहीं छोड़ सकते, वो काम जो आप बता दोगे वो कर लेंगे। दूसरा, उन्होंने वो केमिकल वाली खेती की हुई है, उसकी जानकारी उनको है, ये वाली खेती वो नहीं जानते। अब यहाँ पे कौन सी दवाई कब डालनी है, कितना ml डालेंगे, कितने के अंदर कैसे बनेगी, वो सब चीज़ें मैं देखती हूँ, तो वो मैं ही बताऊँगी। बट मैंने अब इसमें एक तरीका निकाला है, मैंने यहाँ 2 वाइट बोर्ड्स लगा दिए हैं। मैं मॉर्निंग में एक बार ज़रूर आती हूँ जाने से पहले, तो मैं वहाँ पर सबका बाय नेम में टास्क लिख के जाती हूँ कि आज ये काम करना है इस पर्सन को, इस वाले पैच में ये काम होगा। दवाई स्प्रे करनी है, उसका मैं कॉम्बिनेशन बता के जाती हूँ कि ये वाली और ये वाली दवाई मिक्स करके इतने ml डालनी है। तो थोड़ा सा अगर आपको कुछ और भी इंगेजमेंट्स है, लेकिन आपका फार्म उस रीच में है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो आप अप डाउन करके मैनेज कर सकते हो। बट वही है कि ना, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे उस प्रोसेस को। जैसे मैं भी अभी देखती हूँ, बल्कि मेरा तो ये मन है कि जहाँ फार्म हो घर भी वहीं हो, तो असली तो एंजॉयमेंट वहीं पर है, वरना रात को आप फिर घर भागो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अलग अलग लेवल हैं चीज़ों के। लेबर की जो बात की हमने हाँ, की, कितना लेबर? लेबर देखिए फिलहाल की जो सिचुएशन है, वो एक परमानेंट लेबर है, मेल लेबर है, उसके अलावा 3 लेडीज़ हैं परमानेंट, तो 4 लोग ही हैं। दूसरा, सिर्फ ना प्रोडक्शन के लिए नहीं है ये लोग, जैसे हमारे यहाँ हफ्ते में 3 दिन पैकिंग का काम भी रहता है, तो उस टाइम पे सारा काम रुक जाता है।
आपको हार्वेस्टिंग करके जो है सब्जियां बार बार धो के लानी पड़ती हैं, तो उसमें भी एंगेज होते हैं ये लोग, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो इस वजह से फिलहाल तो 1+3 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जितना आप मशीन से लेबर को सब्स्टिट्यूट करोगे मुझे लगता है वो और अच्छा है एक तरीके से, कि आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और कम टाइम में ज़्यादा काम हम कर पाए। तो अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग में मुझे लकीली कोई चैलेंज नहीं आया, और मैं उसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स तो कुलदीप जी को ही दूंगी, क्योंकि इनके चैनल पे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं और जितनी भी वीडियोस रिलीज़ होती हैं उससे मुझे बहुत कस्टमर मिला। और उसके अलावा पहली वीडियो इन्हीं के चैनल पे रिलीज़ हुई थी, उसके बाद तो बेटर इंडिया, दैनिक भास्कर, न्यूज़ 24 और पता नहीं और बहुत सारे लाइन में हैं चैनल्स जो यहाँ पर आए। तो मुझे ना वो पहचान बनाने में कोई टाइम ही नहीं लगा, बल्कि मैं पूछती भी हूँ जो लोग अब आते हैं न्यूज़ चैनल्स वगैरह से कि मतलब ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बहुत ईजिली मिल गई ये चीज़ें, क्या सभी के साथ ऐसा होता है? तो पता नहीं, अब उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। तो मार्केट की मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरा 1 एकड़ पे भी था तब भी मेरा कोई सामान बचा नहीं कभी। जो चीज़ जितनी लगी, जितना प्राइस मैंने कोट किया वो बिकी। आज भी ऐसा ही है, 5 एकड़ पे है, चीज़ें निकलती हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई वेजिटेबल हमारी कम ही पड़ती है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। तो मार्केटिंग में जैसे कहा कि आपको अभी दिक्कत नहीं है, कितने अभी नहीं। डिलीवरी कितने दिन करते हैं और कितने लोगों तक पहुंचते हैं? अभी पहले हम 2 ही दिन डिलीवरी कर रहे थे, अब फ्राइडे भी हमने ऐड ऑन कर दिया डिलीवरी के लिए, और कभी कभी मिड वीक डिलीवरी भी मैं ऑर्डर ले लेती हूँ, 20-25 ऑर्डर आते हैं तो मैं वो भी करा देती हूँ। तो ये तो होम डिलीवरी की बात है, लगभग 80 के आसपास होम डिलीवरी हमारी हर हफ्ते रहती है, और इसमें से 15 से 20 कस्टमर तो ऐसे हैं जिनके किचन का 100% आइटम मेरे यहाँ से जा रहा है। वो मतलब जैसे अभी मटर हमारी अब स्टार्ट हुई है जस्ट, उन्होंने इस सीज़न में मटर बाहर से मंगाई ही नहीं है, मतलब जैसे मैं अपने घर में यूज़ करी हूँ वो वैसे यूज़ करते हैं कि जो सब्ज़ी जो फ्रूट यहाँ पर अवेलेबल है तो वो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। जैसे ऑरेंजेस है मेरे यहाँ पे नागपुर से आ रहा है, और सुभाष पालेकर जी की रिकमेंडेशन से आ रहा है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ है। और कभी कभार ऐसा होता है ट्रेन से आ रहा है तो ट्रेन मिस हो गई या कुछ हो गया, ऑरेंज नहीं आया हो सकते, तो लोग ऑरेंज नहीं खाते उस वीक, मतलब मेरे ग्रुप से जो ले रहे हैं। यानी कि आपके प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद उन्हें ये डिफरेंस पता चला डिफरेंस कि पता चल रहा है, बिल्कुल। ऑर्गेनिक वास्तव में अच्छी चीज़ है जी और हाँ। वो अब आपसे जुड़ गए हैं। बिल्कुल। तो मतलब मोरल मार्केटिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपका नहीं, माल बिक जाता मुझे है, दिक्कत और नहीं दिल्ली में होने का भी थोड़ा लाभ है कि यहाँ हाँ, थोड़ा जेंट्री वैसे है। वो भी लाभ है। तो और आप- मुझे ना ऐसा भी लगता है कि मार्केट की प्रॉब्लम अगर कोई जेन्युइनली कर रहा है ना तो अच्छी चीज़ फैलती है। अगर आप मिलावट करोगे, आपने सोचा चलो थोड़ा सा यूरिया डाल देते हैं क्या हो गया, तो देखो लेबर भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, आपका स्टाफ भी है, वो सब भी तो देख रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं बातें जाती हैं। अब मेरे यहाँ बिल्कुल ओपन है सब कुछ, और मैं नहीं भी होती हूँ, कोई भी आता है, या मान लो मेरे साथ किसी का मन मुटाव भी चल रहा है, किसी भी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, इन लोगों को ये पता है कि यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता केमिकल को लेकर के। तो मेरी एब्सेंस में मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पूरा दिन बैठना पड़ रहा है चौकीदारी करने के लिए कि ये किससे क्या बात कर रहे हैं। इनको सबको ये बात की क्लैरिटी है। क्वालिटी कभी डाउन हो सकती है किसी चीज़ की फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन केमिकल नहीं मिलेगा चीज़ में, इसकी 100% गारंटी है। अगर हम ब्रेक इवन की बात करें, क्योंकि एक्सपेंड भी कर दिया है 5 एकड़ में, जी। तो खर्च से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में देख रहा हूँ आपने हट भी बनाया हुआ है, आपने डिलीवरी का पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया है, गाड़ी भी है और लेबर भी है और पैकेजिंग भी करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, तो ये सारे में इनपुट लगता है। तो अभी फ़िलहाल कितना ब्रेक इवन पर आ गए हैं आप, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट शुरू से अब तक की और अभी जो खर्च हो रहा है उसके बाद अगर प्रॉफिट की हम बात करें तो जी, उसमें अभी- कहाँ स्टैंड करते हैं? अभी जैसे लगभग 7 से 8 लोग परमानेंट है मेरे यहाँ, तो मैं ब्रेक इवन तो नहीं कहूँगी, बट हाँ मुझे उम्मीद है, जैसे मेरी हार्वेस्ट में मैंने लगभग 25 चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं, उसमें से 10-12 चीज़ें हार्वेस्ट होनी शुरू हो गई हैं। तो जब ये सारी चीज़ों की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इन सभी की सैलरी तो निकल ही जाएगी उससे। उसके अलावा जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो भी ग्रेजुअली निकलना शुरू हो जाएगा। और हाँ इतना है कि मुझे अब अगर कुछ इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे कोई नई चीज़ लेके आनी है, तो उसके लिए मुझे अपना जो फाइनेंशियल जो मेरा जो भी मैंने सेफ्टी के लिए अपने लिए सैलरी भी जो है मेरे पास, उसमें से मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट यहाँ से निकल रहा है, मैं फर्दर इन्वेस्टमेंट उसी से कर रही हूँ। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो मेरा हुआ है वो मुझे उम्मीद है कि दूसरा साल पूरा होते होते वो मैं निकाल पाऊँगी। तो दोस्तों, जैसा सुप्रिया जी ने बताया कि इन्होंने 1 एकड़ से शुरुआत की थी, ज़मीन लीज पर ली, उसके बाद पानी की व्यवस्था की, एक्सपीरियंस किया और फिर 5 एकड़ में इसको एक्सपेंड कर दिया। आज 5 एकड़ में ये सब्जियां उगा रही हैं। मार्केटिंग का भी नेटवर्क खुद ही डेवलप किया है, पैकेजिंग यही करती हैं, डिलीवरी करवाती हैं। तो यूँ कहिए कि ये A to Z कंप्लीट पैकेज है, इनका पूरा मॉडल है, और ये दिल्ली के कराला गांव में है। यदि आप यहाँ कर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हमारा उन लोगों से सुझाव है, ये फिल्म देखने के बाद आपको पता भी चला होगा, कि आप शुरू में ही प्रॉफिट की उम्मीद ना करें। यदि आप जीरो से शुरू करना चाहते हैं, पहले खेती नहीं की है, टीम बनाकर शुरू करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें शुरुआत में थोड़े से, और फिर उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, 2-3 साल के बाद आपको अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद बढ़ जाती है। जैसे सुप्रिया जी के दूसरे साल आते आते प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जीरो से शुरू किया था, इसलिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट ज़रूर होगा, टाइम लग सकता है। और उन किसानों के लिए तो और आसान है जो ऑलरेडी खेती कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनिक खेती शुरू करें और मार्केटिंग का नेटवर्क डेवलप कर लें किसी के साथ मिलकर, तो उनके लिए भी ऑर्गेनिक खेती
प्रॉफिटेबल हो सकती है। हमारी ये कोशिश है कि किसानों की आय बढ़े और उपभोक्ताओं को शुद्ध केमिकल फ्री उत्पाद मिले। इस मुहिम से जुड़ने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और आपके कुछ और सवाल हों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें ताकि आपको सुप्रिया जी हम उसका जवाब दे सकें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।